देखो तो कॉपी में ये वाला ग्राफ पहले करवाया था ना, ऐसा ग्राफ था कुछ। फ्रीक्वेंसी का एक था स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर, एक काइनेटिक एनर्जी का था, और एक इधर था फ्रीक्वेंसी का, ये था एफ नॉट। और एक मैंने करवाया था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। नोटबुक चेक करो अपनी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक होगा बिल्कुल से, ठीक है। चैप्टर का नाम है मैटर वेव्स। नूतन से ये चैप्टर नंबर 24 होगा, और एनसीईआरटी से ये चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, जो पुराना चैप्टर था ना उसी का कंटिन्यू है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में तुम्हें मिल जाएगा सेकंड बुक का, ये तुम्हें मिलेगा थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी से। तो अब ऐसा हुआ कि ये बोला गया कि जो लाइट होती है उसके पास डुअल नेचर होता है। लाइट जो होती है वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ लोग थे जिसमें कि सबसे बड़ा नाम आता है डी ब्रॉयस, ठीक है, डी ब्रॉगली जिसको भी हम लोग ऐसे नाम बोलते, गलत है वो प्रोनाउंसिएशन। डी ब्रॉयस, डी ब्रॉयस एक साइंटिस्ट था, ये ना पीएचडी कर रहा था। तो पीएचडी का कभी भी कोई बच्चा कोई अगर पीएचडी करता है तो उसको ना रिसर्च पेपर बना करके देना पड़ता है। तो उस रिसर्च पेपर में डी ब्रॉयज ने ऐसा लिखा कि जो पार्टिकल होंगे ना उनके पास भी वेव नेचर होता है। अभी तक ये बात साबित हो गई थी कि वेव के पास पार्टिकल नेचर होता है, जो कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा। अब बोला डी ब्रॉयज ने बोला कि उल्टा भी पॉसिबल है, जिसको हम लोग आज मैटर बोलते हैं वो भी वेव की तरह बिहेव करती है। मतलब मैं और तुम जो हम लोग मैटर की कैटेगरी में आते हैं, हम लोग वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, ऐसा उसका कहना था। लेकिन उस समय ना कोई प्रूफ था इस बात का, और ना ही कोई इस बात की कोई वो थी, कुछ कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं था जो कि इस बात को साबित करता। लेकिन उसकी थ्योरी जो थी वो काफी अच्छी थी, इसलिए उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट, मतलब कि पीएचडी वालों ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, बोला चलो अच्छी थ्योरी है, इसको एक बार मान लेते हैं, ठीक है। पेपर उसका पास हो गया। अब डिब्रॉय से ये पूछा गया, चलो तुम अगर ऐसा बोलते हो कि मैटर के पास अगर वेव नेचर होगा, तो उस मैटर का हम लोग को बताओ वेवलेंथ क्या होगा, हम लोग को बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सब चीजें हमको बताओ जरा। तो उसने ऐसा बोला कि अपने कंसेप्ट में डिब्रॉयज ने, और उसने वो सब चीजें बताई भी थी, ठीक है। क्या क्या बताया देखो। इसने क्या बोला, प्रपोज्ड दैट waves are associated with matter. These waves are called matter waves। ठीक है, ये ऐसा ही होता है जैसे कि मान लो, कभी देखा है वो जो क्या कहते हैं कॉटन का सीड होता है, तो कॉटन का जो सीड होता है ना उसमें ऐसे ना वो निकले होते हैं फाइबर्स। तो जब ये सीड उड़ता है ना, ये जो फाइबर्स होते हैं ना इस सीड के मोशन को गाइड करते हैं। तो डिब्रॉयज ने बोला ऐसा ही कुछ वेव एसोसिएटेड होता है हर मैटर के साथ, जो कि उस मैटर के मोशन को गाइड करता है।
ये बातें उस समय सुनने में बड़ी अजीबो-गरीब लग रही थी, अभी भी सुनने में अजीबो-गरीब लग रही है। लेकिन इस बातों को जितनी भी बातें ये सब साबित की गई थी और इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस भी आया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। तो उसने बोला कि जैसे वो रेशे होते हैं वो गाइड करते कॉटन की शीट को, वैसे हर चीज के साथ मैटर वेव्स एसोसिएटेड होती है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को गाइड करती है। और ये जो मैटर वेव थी ये बिल्कुल नई तरह की वेव थी। जैसे हमने पढ़ा था मैकेनिकल वेव, फिर हमने पढ़ा था नॉन मैकेनिकल वेव जैसे कि लाइट वेव्स हो गई, एक मैकेनिकल में साउंड हो गया, नॉन मैकेनिकल में लाइट हो गई। ये दोनों वेव से बिल्कुल अलग थी ये वेव्स, ठीक है, मैटर वेव्स। इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल से अलग थी और इसको इसलिए नया नाम दिया गया। अब डीब्रॉय से पूछा गया, चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं कि ऐसी कोई वेव होनी चाहिए, साबित कुछ नहीं हुआ है। अभी देखो, जैसे मान लो कि बच्चा पैदा नहीं हुआ है लेकिन ये सब सोचते बैठ जाते हैं कि बच्चा होगा, इसका नाम ये रखेंगे, बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ठीक है। ऐसे करके मैटर वेव्स अभी कुछ साबित नहीं हुई थी उस समय तक की, लेकिन उसके बारे में ना अलग अलग जो कंक्लूजन्स थे वो निकालना चालू कर दिए गए थे। तो पहले बार पूछा गया कि इस मैटर का वेवलेंथ क्या होगा, तो ऐसा बोला गया, तो वेवलेंथ हो जाएगा ऑफ वेव हो जाएगा लैम्डा एच बाय मोमेंटम। मोमेंटम हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना। ये हो गया वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है, लैम्डा। क्लियर। जो मोमेंटम जो हमने पढ़ा था पार्टिकल वेव थ्योरी में, जो मोमेंटम पढ़ा था हमने पी, तो यहाँ पर भी आता है, लेकिन उसको निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे एमवी हो गया, ये वेवलेंथ हो गया। तो ये बोला गया कि अगर मान लो कोई और ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है एच बाई पी, अभी वो क्या कहते हैं ऑप्टिक्स वाले पार्ट पे, है कि नहीं। ये तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था, ये फॉर्मूला एच बाई पी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, लैम्डा एच बाई पी बोलो। है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो वहीं से निकल करके ना ये आ गया एच बाय एमवी हो गया वेवलेंथ। अब अगर मान लो कोई आदमी चल रहा है, उसका अपना मास होगा 50 kg या 60 kg, उसकी वेलोसिटी होगी, तो उसके साथ ना एक वेव एसोसिएटेड है। मतलब अगर आदमी चल रहा है, तुम सोचो, उसके साथ एक ऐसे की वेव एसोसिएटेड है, मैटर वेव, और उस वेव का वेवलेंथ क्या है, तो एच बाय मास इंटू वेलोसिटी। और इसी से हमने ऐसा कंक्लूजन निकाला, इफ v इक्वल टू 0, अगर वेलोसिटी किसी की 0 है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज नो वेव। अब लैम्डा का इन्फिनिटी है, मतलब लैम्डा है ही नहीं, तो बहुत दूर चला जा रहा ना, मतलब वेव है ही नहीं, तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना। नो वेव इज एसोसिएटेड विद बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक बात और निकाली गई कि यहाँ पर जो वेवलेंथ है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, केवल मास पे डिपेंड करता है। तो ऐसा बोला गया है, लैम्डा डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ बॉडी। इसको फटाफट सबको नोट कर लो ना इतना। फिर हम पढ़ेंगे वेवलेंथ ऑफ वेव, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन मैटर के लिए। इसको पहले नोट कर दो अच्छे से सबको ही।
आगे बढ़े हम लोग। यस। अब बात आती है, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर में, वो होता है इलेक्ट्रॉन। अब उसके बारे में ये पूछा गया। एक बात मैं बता देता हूँ तुम लोग को अगर ये चीजें जो सुनने में अगर अजीब लगेंगी ना, कि मैटर के साथ अगर वेव्स होता है, तो भी पेशेंटली सुनते रहना, क्योंकि इसकी सारे के सारे प्रूफ हम लोग आगे जाके देखेंगे। और एक बात बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, हाँ, अगर आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होता तो दुनिया में बायोलॉजी में आज बहुत सारी चीजें जो होती अभी तक की अनडिस्कवर्ड ही रहती, बहुत सारी थ्योरीज कभी आ ही नहीं पाती। वो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ था ना, इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। ठीक है, ऐसा। तो हमारा नया टॉपिक आता है, डी ब्रॉयज वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। देखो, तो लेमडा क्या हो जाता है, एच बाई एम बी। एम बी मतलब क्या, मोमेंटम हो गया, है कि नहीं। अब मोमेंटम क्या होता है हमको पता है, √2m के। ये एक्सप्रेशन हो जाता है P फॉर मोमेंटम, K फॉर काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन होता है। लेमडा क्या हो जाएगा, H बाय P। P क्या होगा, 2√2m के हो जाएगा। दिस इज अ वेवलेंथ, जहाँ पे m क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी चीज हो तो उसका मास हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट लेमडा हो जाएगा फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पेसिटी अगर बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन विच इज accelerated through potential V। अगर मान लो कोई, जैसे यहाँ से हमने किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करवाया, पोटेंशियल यहाँ प्लस है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करवाया, ठीक है। तो यहाँ से मान लो माइनस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो ऐसे एक्सलेट करवाया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईवी। देयरफॉर लैम्डा क्या हो जाएगा, एच बाय के क्या हो जाएगा, ईवी हो जाएगा। तो दिस इज द वेवलेंथ of electron which is accelerated through potential V. Here lambda equals to, अब h की वैल्यू पुट कर दो, मास पुट कर दो, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दो, ये सब अगर पुट करेंगे ना, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी ना, ये आएगा 12.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय √V। मतलब h की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, जैसे h को तुमने क्या किया, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होता है, बाय √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। और वोल्टेज क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ये सब चीजों को जब हमने कन्वर्ट करेंगे ना, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर इसको हम लोग जब क्या कहते हैं, कन्वर्ट करेंगे इसमें, ये सबको जब तुम कन्वर्ट करोगे ना, तो ये हमारा आएगा किसमें बताओ, ये आ जाएगा हमारा मीटर में। इसको जब ये किसका, देखो ये एच क्या हो जाता है, एच का यूनिट क्या होता है, जूल सेकेंड होता है, बाय √, मास का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी।
इलेक्ट्रॉन का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम, और वोल्ट का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। ठीक है, तो और वैसे भी ये सब अगर नहीं, अगर तुम सारी वैल्यूज पुट करोगे ना तो आंसर जूल में आएगा। जब जूल को हम लोग ये पूरा पुट करोगे ना तो जूल में आएगा आंसर। और जब जूल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम लोग को 12.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। ये वैल्यू को कल याद कर जाना है बस यहाँ से। ठीक है, लैम्डा हो जाएगा 12.27 बाय ये एच एम ई सब वैल्यू पुट करके हमको ये मिलेगा। और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, √150 अप्रोक्सीमेटली आएगा। ये देखो √150 बाय वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू को एज इट इज याद कर जाना। ठीक है, ऐसा इसको नोट कर जाओ। तो मान लो अगर हमसे बोला जाएगा कि किसी इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सलेट करवाया 100 वोल्ट से, तो बताओ उसके साथ कितनी वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी। तो हम लोग उसको यहाँ पे निकाल करके हम लोग पुट कर सकते हैं। तो वो आएगा कुछ 1.5 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग उसको निकाल के वहां पे पुट कर सकते हैं। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सबको हटा देना है हम लोग अगर, ये सब एंगस्ट्रॉम में आएगा। इसको सबको नोट कर जाना। चेक भी कर सकते हो तुम लोग। ये जो एच है ना, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा ना वो मीटर में आएगा। इसका लेफ्ट वाले का चेक भी कर सकते हो। एच का हो जाता है क्या, जूल पर सेकेंड। जूल सेकेंड होता है इसका। ठीक है, और मास का क्या होता है, √ओवर में केजी होता है। उसके बाद ई का क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, कूलम। और वी का क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। क्लियर। और ये सब अगर हमने देखा तो इसका जो आएगा ना यूनिट, तो ये जूल सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा ये कूलम, कूलम कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाएंगे तो बचेगा, एम से मास हो जाएगा, ई फॉर वी का हो जाएगा वोल्ट, जूल पर कूलम। थोड़ा उसको एक बार खाली इसको याद ही कर जाना एक बार, तो लास्ट में देख लेंगे। हालांकि बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो नोट कर दो। लेमडा निकालने के लिए बस ये फॉर्मूले को, वैल्यूज को पुट करके निकाल सकते हैं हम लोग। इसको सबको फटाफट नोट कर जाओ।
आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, देखो ये बात तो डी ब्रॉयस ने ये सारी की सारी थ्योरी भी दे दी थी कि वेवलेंथ कितना एसोसिएट होगा इलेक्ट्रॉन के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता था कि एक एक्सपेरिमेंट था डेविसन एंड जर्मर ने, जो कि ये बात साबित करता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास वेव नेचर होता है। तो देखो ये बात अभी सिर्फ थ्योरी में थी बाय डी ब्रॉयस, लेकिन अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे कि डी ब्रॉयस की थ्योरी जो थी वो साबित हो रही। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, जरा देखो ध्यान से। अब डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये। इस एक्सपेरिमेंट में ना कुछ ऐसा देखो, एक फिगर बना, नोट नोट कर लेना। फिगर ना सबको नोटबुक में ड्रॉ कर लो। ये इसका पूरा सेटअप हो गया। यहाँ पे ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये निकल क्रिस्टल है, ये है फैराडे सिलेंडर जो कि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है। ये जाता है टू गैल्वेनोमीटर जो कि करंट नापता है। ये है, ये जो पार्ट है ना, कॉलीमीटर है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक बीम में कॉन्फाइन करता है। कॉलीमीटर मतलब कॉलीमीटर मतलब लिख देता हूँ, इट कॉन्फाइंस इलेक्ट्रॉन इन नैरो बीम। और ये क्या हो गया हमारा, कैथोड हो गया, विच एमिट्स इलेक्ट्रॉन। और इसके ऊपर एक कोटिंग होती है इसके बेरियम ऑक्साइड की, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सके। BaO की कोटिंग, इतना नोट कर जाना पहले।
तो नोट कर दो ना पहले सब कोई। हो गया डायग्राम ड्रॉ किया हुआ? अरे बोलो आया ना? Yes, sir. ठीक। अब देखो इसमें डायग्राम में क्या देखा गया ना कि कहीं पे ऐसा देखा, इस डायग्राम में ऐसा देखा गया फ्रॉम, या फिगर में एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट it was observed as the cylinder was rotated, जो फैराडे सिलेंडर था was rotated at some region current was high and at some region current was low. This depicted that electrons underwent diffraction and behaved like wave. ना कहीं पे मान लो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कैसे वेव्स में कैसे था, जब लाइट आती थी यहाँ पे ज्यादा आती थी, फिर यहाँ पे कम आती थी, ठीक है, यहाँ पे कम थी फिर यहाँ पे ज्यादा थी, फिर कम थी फिर ज्यादा थी। तो जैसे लाइट कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम थी, वैसे देखा कि इलेक्ट्रॉन भी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम थे। तो ये फिनोमेना किसका था, कहीं ज्यादा कहीं कम का? ये फिनोमेना तो वेव का था। तो इससे ये बात निकाली गई कि लाइट जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका नेचर कैसा है, वेव नेचर है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।